नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित करकरे। मैं आप सबका फिर से इस बैच फॉर थेरेपी के अगले सत्र में स्वागत करता हूं। ये 11वां सत्र है जिसका शीर्षक है हीलर। हमने लास्ट सेशन में एक स्लाइड देखी थी। उसमें थोड़ा सा विचार किया था हमने, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा इस पे बात की जाए। एक्चुअली पहले 11वें सत्र के लिए ये सब्जेक्ट मैंने सोचा नहीं था। कुछ और ही सब्जेक्ट, एक रेमेडी की सोच रखी थी। शायद हम एग्री मनी लेने वाले थे, लेकिन मुझे लगा कि ये लेना चाहिए क्योंकि ये जो बीच में काफ़ी सारा गैप हो गया है वीडियोस का। उसका कारण ये है कि एक तो मेरी डॉटर शी इज़ अपेयरिंग फॉर 12th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम आज से, तो उसकी भी क्लासेस चालू थे यहाँ वहाँ। वो मेरी कमिटमेंट्स कुछ चल रही थी उसकी उसके लिए। और दूसरी चीज़ एक थोड़ी सी शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हीलिंग के रिलेटेड में है, इसलिए 6 फरवरी को क्लिनिक पे बैठे बैठे मुझे काइंड ऑफ झटका आ गया। सीजर या फिर कन्वर्जन जैसा वो थोड़ा सा तकलीफ हुई। और कुछ कारण नहीं था एक्चुअली। आज तक भगवान की दुआ से कभी कुछ हेल्थ की कुछ तकलीफ़ें नहीं रही थी। वज़न थोड़ा सा बढ़ गया था गए 10-15 सालों में, उतना ही था, लेकिन बाकी कुछ हेल्थ की तकलीफ़ें नहीं थी। लेकिन शायद काफ़ी सारा काम, काफ़ी सारा यहाँ वहाँ के पेशेंट्स के जो भीड़ रहती है, बिना अपॉइंटमेंट्स लिए पेशेंट पहुँच जाते हैं, उसकी थोड़ी सी चिड़चिड़ होती रहती है। खाना पीना ठीक से कई बार नहीं होता, याद नहीं रहता, नींद ठीक से नहीं आती। ये छोटे छोटे कारण हैं एक्चुअली, ये चलते रहे हैं काफ़ी सालों से। लेकिन उस दिन शायद वो पूरे सब इकट्ठा हो गए और उन्होंने एक झटका दे दिया। सो क्लिनिक पे बैठे बैठे आई बिकेम अनकॉन्शियस। पेशेंट्स थे, और उन्होंने काफ़ी मेरी मदद की। मुझे घर भी, एक फ्रेंड ने मुझे घर छोड़ा मुझे अपनी कार में। सो बाद में सब एडमिट हुआ, फिर सब इन्वेस्टिगेशंस हो गए, और आप सबकी और भगवान की दुआ है कि कुछ निकला नहीं है। सो देर इज़ नो, कुछ 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 कारण नहीं था, अचानक से वो कुछ हो गया। लेकिन एक बात उसके वजह से ये हो गई कि दो चीज़ों पे विश्वास मेरा काफ़ी दृढ़ हो गया। एक तो ये जो लोग अपने आजू बाजू में रहते हैं, उनकी दुआएं रहती है, उनके अच्छे अपने बारे में जो विचार रहता है, हम जो सबके लिए अच्छा करते हैं उसका हमें फल मिलता है इस प्रकार से। शायद पैसा ना मिला हो आपको, लेकिन इस प्रकार से फल मिलता है। अगर कुछ निकला रहता तो लेने के देने पड़ जाते मेरे, लेकिन कुछ नहीं निकला। तो आप सबकी दुआ है, सबका प्यार है, सबके आशीर्वाद है बड़ों के, तो कुछ निकला नहीं है। तो ये चीज़ मुझे लगती है कि पैसों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैसे से आपकी हेल्थ आप खरीद नहीं सकते। तो अभी क्लिनिक पे आई एम नॉट सपोज टू ड्राइव एनी व्हीकल नाउ, आई एम सपोज टू रिस्ट्रिक्ट माई, जो मेरा स्क्रीन टाइम है वो भी रिस्ट्रिक्ट करना है, इसलिए ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाया मैं बीच में। लेकिन अब सब ठीक होने लगा है। अभी मैं चलते जाता हूँ क्लिनिक पे, 6-7 किलोमीटर चलना होता है। ये डॉक्टर से पूछ के किया है मैंने। और हेल्थ के बारे में, वज़न के बारे में, बढ़ते हुए जो कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ गया था, वज़न बढ़ गया था। सो अपने हेल्थ के बारे में अभी ज़्यादा मैं सतर्क हो गया हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो कुछ हो गया, एक कन्वर्जन आ गया, सीजर आ गया, उसका यही सबसे बड़ा, अगर ज़िंदगी भर का अगर फ़ायदा मैं समझूं, तो वो एक एक्चुअली वो फ्रेंड जैसा ही था। मैं तो उसको अभी दोस्त समझने लगा हूँ, उस झटके को, उस कन्वर्जन को, उस सीजर को। क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी में जो मुझे लग रहा था, काफ़ी सालों से मैं सोच रहा था कि कुछ वेट लॉस कर दूँ, कुछ हेल्थ के बारे में, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर दूँ, वो उसने एक झटके में कर दिया। और यही इसीलिए मुझे लगा कि और तब मुझे याद आया आया डॉक्टर एडवर्ड बैच, क्योंकि उन्होंने भी यही लिखा था। इसलिए मुझे लगा कि 11वें सेशन में शायद और कुछ ना डिस्कस करते हुए यही डिस्कस करना चाहिए कि हीलिंग क्या है और डिसीज़ क्या है।
सो हमने ये बात की थी कि हीलिंग क्या है, कि वह जो रेमेडीज़ है वो हमारे जो निगेटिविटीज़ है उसको कम करके हमें कंप्लीट बनाने की कोशिश करता है। ये हमने लास्ट टाइम देखा था, उसको ही थोड़ा आगे लेके जाता है। और हील दाइसेल्फ नाम का एक बुक लिखा है डॉक्टर एडवर्ड बैच ने, जिसमें वो डिसीज के बारे में, क्योर के बारे में, हेल्थ के बारे में कुछ फिलोसॉफिकल बातें करते हैं। अगर आप फ्लावर रेमेडी सीखते हो, अगर आप फ्लावर रेमेडी के स्टूडेंट हो, अगर आप फ्लावर रेमेडीज प्रैक्टिस करते हो, तो सिर्फ दवाइयों का अभ्यास करके, दवाइयाँ पढ़ के, सिर्फ दवाइयों से काम चलाना, ये मुझे लगता है आधा काम हो गया। कोई भी हीलिंग हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी फिलॉसफी उसके पीछे की हमें सोचनी चाहिए। और इसलिए अगर आप फ्लावर रेमेडीज की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप सब ने ये हील दाइसेल्फ बुक जो है, दो तीन बुक्स हैं उनके, ये हील दाइसेल्फ बुक बैच सेंटर के वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप हील दाइसेल्फ कहीं भी गूगल में डालिए तो आपको उसका पीडीएफ मिल जाता है, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेबल है। तो बैच सेंटर के वेबसाइट पे भी आपको वो मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। तो वो हील दाइसेल्फ बुक अगर आपने सबने पढ़ना चाहिए। और वो क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर फिलोसफी हमें पता चलती है कि एग्जैक्टली किस प्रकार से हमें डिसीज़ को देखना है, किस प्रकार से रेमेडीज़ को देखना है, किस प्रकार से हीलिंग को देखना है। तो ये जो मेरे साथ हो गया 6 तारीख को, वही एक्चुअली डॉक्टर बैच ने हम सबको सिखाया है कि डिसीज़, उन्होंने कहा है डिसीज़ दो अपरेंटली सो क्रूएल, हमें लगता है कि डिसीज़ काफ़ी क्रूएल है। मैं जब बोलता हूँ किसी को मुझको क्लिनिक पे बैठे बैठे कन्वर्जन आ गया, एक झटका आ गया, तो लोगों को लगता है अरे बाप रे क्या हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया, क्यों, काफ़ी चिंताएं होती रहती है। चिंता ऑब्वियसली काफ़ी नेचुरल है चिंता लगना, बट इन इटसेल्फ इट्स अ बेनिफिशियल थिंग, एंड इट्स फॉर आवर गुड। एंड इफ राइटली इंटरप्रिटेड, जो मेरे साथ अभी हो गया है, इट विल गाइड अस टू आवर इसेंशियल फॉल्ट्स। जो भी डिसीज़ हमें आते हैं, आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको कुछ एलर्जीज़ है, आपको माइग्रेन है, आपको लाइफस्टाइल कुछ डिसऑर्डर्स है, बुखार आ गया है आपको, वॉटेवर जो भी डिसीजेस आपको है, अगर उनको एक फ्रेंड की तरह आप देखें तो एक्चुअली वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ गलत जा रहा है आपकी ज़िंदगी में। काफ़ी कम लोग रहते हैं जो आपको आपकी गलतियां दिखाते हैं, और डिसीज़ वो उनमें से है जो आपको आपकी गलतियां दिखा रहा है। और अगर हमने डिसीज को उस प्रकार से देखा, उस नज़रिए से देखा, तो फिर शायद हम उसको किसी निगेटिव नज़रिए से नहीं देखेंगे, उसको शत्रु नहीं मानेंगे, इनफैक्ट अपना मित्र मानेंगे। और अगर उसको अपना मित्र मान लिया तो उस पर विजय पाने की कोई यही नहीं रही ना, गुंजाइश ही नहीं रही, क्योंकि वो दोस्त है हमारा, वो हमें दिखा रहा है कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं। तो उस पर विजय प्राप्त करने से अच्छा है कि हमारी जो गलतियाँ हो रही है उस पर विजय प्राप्त करें। सो जो जो गाना है गुड्डी फिल्म का, दूसरों के जय से पहले खुद को जय करे, अगर वो हो गया, आपने अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन ला लिया है, तो वही तो हीलिंग है, वही तो क्योर है, वही तो हेल्थ है। सो इफ प्रॉपरली ट्रीटेड इट विल बी द कॉज फॉर रिमूवल ऑफ ऑल दोज फॉल्ट्स एंड विल लीव अस बेटर एंड ग्रेटर देन बिफोर। ये डॉक्टर बैच ने लिखा है। सो सफरिंग क्या है? सफरिंग इज अ करेक्टिव टू पॉइंट आउट अ लेसन विच बाय अदर मीन्स वी हैव फेल्ड टू ग्रास्प। लोग बोलते रहते हैं, घर के लोग बोल रहे थे, फैमिली मेंबर्स, मेरे तो पेशेंट भी बोलने लगे थे कि डॉक्टर साहब आपका वजन बढ़ रहा है। वो पूछते थे कि शायद वो अपने साइकिलिंग बंद कर दी। अरे पहले तो कितने, जो मेरे फ्रेंड्स थे कॉलेज के, वो तो बोलते थे कॉलेज में कितना पतला था, अभी कितना जाड़ा हो गया है। सब लोग बोल रहे थे लेकिन सुना ही नहीं दे रहा था। सो समथिंग दैट वी हैव फेल्ड टू ग्रास्प, वो डिसीज और वो जो सफरिंग हो गई 6 तारीख को, उसने दिखा दी वो। और अभी अगर मैंने उस उनकी सुन ली, उस डिसीज़ की सुन ली, और मेरी ज़िंदगी में, मेरे लाइफस्टाइल में अगर मैंने मॉडिफिकेशंस डालिए, तो दैट विल बी द बिगेस्ट क्यूर, दैट विल बी द बिगेस्ट चेंज जो उस डिसीज़ को चाहता है। अदरवाइज वो और सफरिंग दे देगा, अदरवाइज वो और झटके देगा, और अदरवाइज वो और टप्पल मारेगा। तो डिसीज़ वो चीज़ है जो आपको, आपकी आंखें खोलती है। डिसीज़ वो चीज़ है, उसको उसी नज़रिए से देखे तो अच्छा है।
वही हम बात कर रहे थे बार बार, इससे पहले भी हमने वो बात की थी कि हमें हीलर बनना है। यही आज का विषय है, हमें हीलर बनना है, हमें जज नहीं बनना है। कोई अगर पेशेंट हमारे पास आता है, उसको कुछ तकलीफें हैं, तो उसको जज नहीं करना कि ये क्यों, कैसे बुरा आदमी है, ये कैसे, इसमें इसके मन में कितना द्वेष है, इसके मन में कितना गुस्सा है, इसके मन में कितनी घृणा है। इसको नहीं देखना है क्यों है, उसको देखो, उसको हील करने की कोशिश करो, तो आप उससे भी अच्छा कोई कोई ह्यूमन बीइंग बना सकते हो। और वो आप तभी कर पाओगे व्हेन यू विल हील दाई सेल्फ। अगर आप अपने खुद को अगर हील कर पाओगे, तो ही आप दूसरों को हील कर पाओगे। सो हमारे जिंदगी के तरफ हमने अगर अपना नजरिया पॉजिटिव रखा, हमें जो भी तकलीफें होती है उसको हमने एक लेसन की तरह देखा। मैं शायद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, वहाँ पे अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई, वहाँ पे मेरी कुछ गलतियाँ हो गई, तो उसको हमने अगर लेसन की तरह देखा, तो फिर हम वहाँ से कुछ सीख पाएंगे। और अच्छा, जैसे उन्होंने बोला है ना, दैट विल लीव अस बेटर एंड ग्रेटर देन बिफोर। ये काफ़ी अलग नज़रिया है डिसीज़ को देखने का। मुझे नहीं लगता किसी और पैथी में इस प्रकार से, इस मानवतापूर्वक प्रकार से किसी भी डिसीज़ को देखा जाता होगा। सो डिसीज़ को भी जिस आदमी ने फ्रेंड की तरह देखा, वो डॉक्टर एडवर्ड बैच वही थे जिन्होंने फूल जैसे नाजुक किसी पौधे के भाग से दवाइयाँ बनाई, जो काफ़ी नाजुक मन को सहलाती है, उस मन को ठीक करती है। So this is in itself, it's beneficent and has for its object the bringing back of the personality to the divine will of the soul. इसका मतलब यह है कि यह डिसीज क्यों होता है। डिसीज यानी आजार, या फिर डिसीज यानी कुछ बीमारी, ऐसे मत समझिए। डिसईज यानी डिस ईज। हम अगर ईज में नहीं रहे, काफ़ी व्यापक उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो ही अर्थ है। डिसीज़ यानी सिर्फ बीमारी नहीं, मुझे हाइपरटेंशन है, मुझे डायबिटीज़ है, मुझे माइग्रेन है, मुझे आईबीएस है, ये मतलब नहीं है डिसीज़ का। मैं अगर किसी चीज़ में ईज़ में नहीं रहता हूँ, मैं मेरे अंदर कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं मेरे खुद से कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे दूसरों से कंफर्ट नहीं है, मैं दूसरों के साथ जब बातें करता हूँ तो कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, ये भी डिस ईज़ है। मैं अगर ईज़ में नहीं हूँ, मेरा ईज़ डिस हो गया है, मैं डिसकंफर्ट में रहता हूँ, मैं डिस ईज में रहता हूँ, लोगों के साथ, खुद के साथ, जिंदगी के साथ, तो उसको करेक्ट करना चाहिए। और वो क्यों होता है, वाई वी आर इन डिस ईज? क्योंकि जो डिवाइन विल है सोल का, उससे हम भटक जाते हैं। हर एक का जन्म हुआ है कुछ किसी चीज के लिए, कुछ कुछ करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। वो जो हमारे लाइफ का मिशन है, वो हमारे लाइफ की जो पर्पस है, लाइफ का जो मीनिंग है, उसको खोजना, ये हमारा एक्चुअल लाइफ का मतलब है। आपके लाइफ का मतलब ढूंढिए, आप लाइफ का पर्पस ढूंढिए। उसके साथ अगर आप कॉन्ग्रुएंट हो जाओगे, तो आप ईज में हो जाओगे, तो आप हेल्दी हो जाओगे। मैं आपको दो चार उदाहरण देता हूँ। हमेशा पेशेंट्स आते रहते हैं, वो बोलते हैं कि हमें काफ़ी वरी रहती है, काफ़ी एंग्जाइटी रहती है। रेड चेस्टनट जैसे पेशेंट, जिनको घर के लोगों के बारे में काफ़ी चिंताएं रहती है, और वो बोलते हैं कि हमें हमें ये चिंताएं निकालनी है। ये अत्यंत बुरी चीज़ है मेरे स्वभाव में, मैं सबकी चिंता करता रहता हूँ। ये मेरी काफ़ी बुरी आदत है मेरी, कि मुझे गुस्सा आ जाता है। मेरी बुरी आदत है कि मैं बार बार कुछ कुछ निगेटिव फीलिंग्स के बारे में बोल देते हैं, और हमेशा बोलते रहते हैं कि ये मेरी बुरी आदत है। सो हम ही अपने ही किसी स्वभाव के गुण के बारे में, या फिर स्वभाव के दोष के बारे में कंफर्टेबल नहीं है। मैं हमेशा उनको कहता रहता हूँ कि सबका जो जन्म हुआ है ना, वो ये सब करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। इसको पहले एक्सेप्ट कर दीजिए, अगर आपको चेंज करना है तो। मैं काफ़ी गुस्से वाला आदमी हूँ, मुझे काफ़ी गुस्सा पहले काफ़ी आ जाता था, अभी थोड़ा सा कम हो गया है। काफ़ी स्ट्रिक्ट हूँ मैं, काफ़ी गुस्से वाला आदमी हूँ, लेकिन इसीलिए मेरा जन्म हुआ है। अगर सबका स्वभाव एक जैसा रहे, सबका स्वभाव अच्छा रहे, तो दुनिया काफ़ी बेजान, उसमें कुछ टेस्ट ही नहीं रहेगा।
सब अलग है, इसलिए ही ज़िंदगी में मज़ा है। तो कोई चिंता करता है तो उसका चिंता करने के लिए ही जन्म हुआ है। अरे हमारी चिंता करने के लिए कोई चाहिए ना। अगर किसी को किसी बात की चिंता नहीं रही तो क्या कैसे हो जाएगा ज़िंदगी में। अगर माँ ने चिंता ही नहीं की बच्चे के खाने के बारे में, उसके पढ़ाई के बारे में, उसके कंफर्ट के बारे में, तो कैसे होगा, बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा। चिंता नॉर्मल होनी चाहिए, ये बात सही है। ज़्यादा हो गई तो तकलीफ देती है, फिर रेड चेस्टनट है हमारे पास। लेकिन चिंता है ही नहीं बच्चे के बारे में तो फिर चिकरी देना पड़ता है। खुद की चिंता है, दूसरों की चिंता ही नहीं है। तो हर एक का स्वभाव, किसी का स्वभाव, ये ऐसा नहीं कहना है कि वो एक्सेप्ट करो और वैसे ही रहो, लेकिन खुद को नकारो मत, खुद को दूर मत करो, खुद के किसी स्वभाव को बुरा स्वभाव मत कहो। जो है वो एक्सेप्ट करो। एक बार आपने एक्सेप्ट कर दिया तो उसको चेंज करने की काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो मैं हूँ, ऐसा हूँ मैं, मेरा स्वभाव रागिट है। मैं काफ़ी क्रोधित इंसान हूँ। ये मैंने जब एक्सेप्ट करता हूँ तो देन आई विल गो बैक टू फाइंड आउट कि क्यों हूँ मैं ऐसा, मुझे क्यों गुस्सा आता है। लेकिन मैं गुस्सा क्यों हूँ, मेरा ऐसा स्वभाव ही क्यों है, मैं ऐसा ही क्यों हूँ, इससे अगर झगड़ा करोगे तो क्यों आपका गुस्सा आता है, आपका स्वभाव ऐसे क्यों बना है, इस पे विचार करना तक वहां तक नहीं पहुंचोगे आप। तो अगर आपके इसमें स्वभाव आपका चिंता करने का है, गुस्सा करने का है, डिप्रेस होने का है, तो उसको पहले एक्सेप्ट करो। ये ऐसा क्यों है ये मत कहो, ये क्यों ऐसा है, टोन में अलगता है। और वो अगर आप ढूंढ पाओगे, उसके आगे जाके उसके कारण को ढूंढ पाओगे, तो फिर आपको समझेगा कि ऐसा आपका स्वभाव क्यों हो गया है। और तब आपको समझेगा कि जिंदगी को, आपके आजू बाजू में जो कुछ चल रहा है उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हो। और एक बार आपने वो नज़रिया जान लिया, और उस नज़रिए में जो भी इरेशनल चीज़ें हैं, अविवेकी जो हमने हमारे समझ है, अविवेकी हमारी धारणाएं हैं, उनको अगर हमने समझ लिया तो वो धारणाओं पे काम करना आसानी हो जाएगी। वो धारणाओं को जब हम अविवेकी से विवेकी में कन्वर्ट कर देंगे तो वो गुस्सा अपने आप फिर कम हो जाएगा। सो ये जो रैशनल थिंकिंग और फ्लावर रेमेडीज, ये जो इसकी जो एक एक साथ जो हम काम कर रहे हैं ना, ये इसी बात पे काम कर रहे हैं। और तब हमें पता चलेगा कि हमारा नेचर क्या है जो औरों से अलग है। सबसे महत्वपूर्ण रीज़न क्यों हम डिस ईज में चले जाते हैं, क्यों हम कंफर्टेबल नहीं रहते, जो हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं कि क्यों हम अनकंफर्टेबल रहते हैं, विचलित क्यों हो जाते हैं हम, ये हमारा नेक्स्ट सेशन है। सबसे बड़ा रीज़न है आजकल तुलना। हम तुलना करते रहते हैं, हम अपने को कंपेयर करते रहते हैं दूसरों के साथ। और ये जो सोशल मीडिया आजकल आया है उस पे तो काफ़ी आपको काफ़ी उसने दरवाजे खुले कर दिए हैं तुलना करने के लिए। मेरा अगर यूट्यूब चैनल है उस पर अगर 6,000 सब्सक्राइबर थे तो दूसरे किसी को अगर 12,000 है तो मुझे बुरा लगना लगता है। मुझे लगता है अरे यार वो क्या इतना अच्छा भी नहीं है, फिर भी उसको 12,000, उसको 1 करोड़, उसको 5 करोड़। तुलना, उसका वजन 40 किलो है, मेरा तो 80 किलो है। तुलना, ये इतना अच्छा दिखता है, मैं उतना अच्छा नहीं दिखता हूँ। तुलना, उसके पास गाड़ी है वो ऑटोमेटिक है, मेरे पास तो मैनुअल है। तुलना, उसकी बीबी, उसका हस्बैंड इतना अच्छा है, वो उसको यहाँ लेके जाता है, मार्केट में लेके जाता है। तुलना, हम कॉन्स्टेंटली तुलना करते रहते हैं, हम कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते रहते हैं। किसी की भी बीवी, किसी का भी हस्बैंड कैसा भी रहे, उसको वो 14 फरवरी को गुलाब का पूरा गार्डन भी दे दे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा तो वैसे ही रहने वाला है। उसको कुछ भी मिल जाए हमें नहीं फ़र्क पड़ता। आज मेरी डॉटर की 12th स्टैंडर्ड की परीक्षा है और वो, उसे लग रहा था कि अ, कुछ लोग कॉपी करते हैं। सो शी सेड कि मैं इतनी कष्ट करके मेरी पढ़ाई कर रही हूँ और वो लोग तो कॉपी करके उनको मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैंने उसे उसे भी वही कहा है कि उनको 100 में से 100 मार्क्स मिलने दो कॉपी करके। हमें जो करना है, जिसको हम ठीक समझते हैं वो करके, हमें जो जितने हमारे क्या बोलते हैं ना, हमारे लाभ के जितने मार्क्स है उतने हम मिले मिले उसने हम लाएंगे। उससे जो भी होगा वो हम करते रहेंगे, उनको कुछ जो भी करना है वो करने दीजिए आप। डोंट 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 सी दैट, डोंट कंपेयर योर सेल्फ, डोंट
डोंट इवन थिंक अबाउट ऑल दोस पीपल। तभी शायद आप कंफर्टेबल रहोगे, क्योंकि आपने अगर सबकी तरफ देखना शुरू कर दिया और उसके उसके अनुसार आप क्या अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका जन्म किस लिए हुआ है वो देखिए, और वो अगर आपने पहचान लिया और उसके साथ अपने काम करना शुरू कर दिया, तो फिर उससे डिस ईज खत्म हो जाती है जिंदगी से और काफी ईज होने लगती है। मैं आपको इसके उदाहरण देता हूँ। इकिगाई नाम का एक कंसेप्ट है जापान में। व्हाट इज योर पर्पज ऑफ लाइफ, तो अपने हर एक का एक पर्पज है लाइफ का। अगर हमने लोग देखे कुछ, जैसे हमने अब आपको मैं एक बड़ा सा उदाहरण दे देता हूँ ए आर रहमान का। ए आर रहमान का पर्पस है म्यूजिक, वो उनकी जिंदगी का मकसद है, उनकी जिंदगी म्यूजिक है। और जब जिंदगी का उनका सुर ही म्यूजिक है, उनका जिंदगी का मकसद ही म्यूजिक है और वही उनका प्रोफेशन हो गया है, वही काम वो करते हैं, तो उनको थकान नहीं आती। वो काफ़ी दिनों तक काम करते बैठते हैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको वीकेंड की ये नहीं रहती कि कब वीकेंड आ जाए, कब मैं घर पर रहूँ। क्योंकि उनका काम, उनके व्यक्तित्व, उनका जो पर्पस है, लाइफ का मिशन है, उनका जो स्वभाव है, उनका जो टेम्परामेंट है, सब कॉन्ग्रुएंसी में एक जैसे हो गए हैं, एक तानता हो गई है उनके में, और इसलिए वो थकान नहीं आती। क्योंकि जो स्वभाव है, वो अंदर का जो टेम्परामेंट है, वही वो कर रहे हैं। और हम जो है उसको भूल के, या फिर हमें वो पता ही नहीं है हम क्या है, हमें दूसरा कुछ बनना है, इसके जैसा बनना है, उसके जैसा बनना है, खुद के जैसा नहीं बनना है, इसलिए डिस ईज है। और डॉक्टर बैच बोलते हैं कि डिस ईज जब होता है, जब तकलीफें होती है, तो वो वही तभी होती है जब आप, जो भगवान ने आपको, डिवाइन सोल ने आपको जो भेजा है, उसको छोड़ के जब आप दूसरा कुछ मार्ग पकड़ोगे, तो फिर आप दूसरे ही शहर में जाओगे, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा, आप आपका डेस्टिनेशन ही आपको नहीं मिलेगा। सो अपना डेस्टिनेशन ढूंढिए, अपना खुद का मार्ग ढूंढिए। हमें किस चीज़ में अच्छा लगता है, क्या चीज़ करने से हमें संतोष मिलता है, क्या चीज़ करने से हमें आ, इस बात की भी फिक्र नहीं रहती कि दूसरे क्या बोल रहे हैं, वो आपकी चीज़ है, उसके लिए आपका जन्म हुआ है। सो जिस जो चीज़ करने के बाद आपको थकान नहीं आती, जो चीज़ करने के बाद आपको काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे मुझे सिखाने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है, ये मुझे काफ़ी, आई आई एंजॉय टीचिंग पीपल। सो मैं यही इसीलिए तो ये यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया है। दिस इज़ फॉर माई हीलिंग, कि जितना मैं सिखाता हूँ उतना मुझे ऐसा लगता है कि इससे मुझे, मैं बिल्कुल थकता नहीं हूँ सिखाने से। सो जो आपको अच्छा लगता है वो अब अगर आप करोगे तो आप ज़्यादा हेल्दी बन पाओगे। लेकिन जो आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके अंदर वो नहीं है, वो अगर आप बनने की कोशिश करोगे तो आपकी काफ़ी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, और वो बन तो नहीं पाओगे वो, क्योंकि है ही नहीं आप में वो, और एनर्जी भी वेस्ट हो जाएगी और आपको थकान आएगी, डिसीजेस आएंगे, ये सब हो जाएगा। So disease in itself is beneficent and has for its object the bringing back of the personality to the divine will of the soul। काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्या बोलेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। इसलिए बी हीलर, जज नहीं बनो, हीलर बनो। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी समझा है मुझे, 12-15 साल प्रैक्टिस करने के बाद समझा है कि किसी रेमेडी को जज जज की तरह नहीं देखना है, किसी पेशेंट को जज की तरह नहीं देखना है, अच्छा है बुरा है, उसको हीलर की तरह देखना है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखने हैं, निगेटिव पॉइंट्स देखते हैं, और उससे आगे जाना है। तभी आप हीलर बन पाओगे, और वो तभी कर पाओगे जब अपने खुद को आप वैसे देख पाओगे, विदाउट एनी जजमेंट्स, विदाउट एनी प्रेजुडाइसेस, विदाउट एनी क्या बोलते हैं ना, अच्छा बुरा ये स्टैम्प्स। ये जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो जो रेमेडीज पॉजिटिव क्वालिटीज देती है, वो जो कमियां हैं आप में, उनमें उनको वो भरती है। निगेटिव क्वालिटीज जो है रेमेडीज की, वो जो खामियां हैं आप में, उनको वो कम करती है, उन खामियों को। और इसीलिए तो वो जो पेशेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। ये जो हमारी पहली स्लाइड थी, जो लास्ट सेशन में हमने पहली बार देखी थी, व्हाट इज हीलिंग, ये रेमेडीज दैट फिल द गैप्स टू टेक अस टुवर्ड्स बीइंग कंप्लीट। चिकरी में बाकी सब कुछ है लेकिन स्वार्थ है, तो चिकरी दे दिए, उस स्वार्थ को कम कर दीजिए, वो कंप्लीट हो जाएंगे। वही वही जो पीस था वो इनकम्प्लीट था। होली में अंदर
काफ़ी प्यार है, लेकिन ऊपर के ऊपर द्वेष है, दूसरों के बारे में गुस्सा है, दूसरों के बारे में ऐसे विलन जैसी ये है, उनको आप हटा दीजिए, अंदर का प्यार ऊपर आ जाएगा और आदमी कंप्लीट हो जाएगा। रेड चेस्टनट को काफ़ी चिंताएं हैं लोगों के बारे में, सबको अपना समझते हैं और चिंता करते बैठते हैं। सिर्फ चिंता निकालो, सबको अपना समझना तो अच्छी बात है, कंप्लीट हो जाएंगे वो। यही बात है, हर एक रेमेडी कंप्लीट है, लेकिन कुछ चीज़ें बाकी है। वो चीज़ें आप वो रेमेडी देके उन पर्सनालिटीज़ में डाल दो और लोगों को कंप्लीट कर दो। और फिर अपने आप को भी कभी कभार बीच बीच में बैठ के देखिए कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं। तो जो कमियां हैं वो पॉजिटिव क्वालिटीज से भर दो, जो खामियां हैं वो निगेटिव क्वालिटीज को कम करके कम कर दो। अगर ऐसे किया, और ये सिर्फ रेमेडीज से नहीं होगा, अपने विचारों पे, नज़रिए पे, अपने टेम्परामेंट पे, अपने पर्सपेक्टिव पे भी काम करना पड़ेगा रैशनल थिंकिंग से। और वो कैसे हमारे पर्सपेक्टिव्स, टेम्परामेंट और जो हमारे दृष्टिकोण रहता है वो कैसे गलत जाता है, किस किस प्रकार से वो गलत जाता है, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो आई होप ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो गया पूरा सेशन। रेमेडीज़ की तो बात नहीं हुई, लेकिन जब तक ये फिलोसॉफी हम नहीं सीखेंगे फ्लावर रेमेडीज़ के बारे में, तब तक पूरी की पूरी तरह से उसको प्रैक्टिस करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि आप बोर नहीं हुए रहेंगे इस प्रकार से। फिर से एक बार आपके जो शुभकामना है मेरे लिए, जिन्होंने मुझे बचाया है, उसके लिए फिर से एक बार आप सबका धन्यवाद देता हूँ मैं। और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जल्द ही। उसका टॉपिक है किस प्रकार के अविचार हमें डिसीज़ में डाल देते हैं, किस प्रकार के अविचार रहते हैं, किस प्रकार की चीज़ें रहती है जो हमें विचलित करती है, और जिसकी वजह से हम मानसिक रूप से भी विचलित हो जाते हैं और शारीरिक रूप से भी विचलित हो जाते हैं। उसके बारे में नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपनी फैमिली बढ़ाइए, सबके साथ शेयर कर दीजिए। दिस इज़ फ्री टू शेयर नॉलेज। जितने लोग जुड़ जाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि हमारी फैमिली बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट सेशन में क्या कौन सी चीज़ें हमें विचलित करती है, इनको जानने के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और टाटा।